हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। आज अपनी जो क्लास है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास है और इसमें अपनी क्लास नंबर है 5। क्लास नंबर 5 है और यूनिट नंबर अपनी पढ़ रहे हैं फर्स्ट, और उसमें अपन ने चैप्टर नंबर सेकंड जो पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है अभी तक, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक चैप्टर नंबर सेकंड जो कंटिन्यूस है चल रहा है उसमें अपन ने क्या पढ़ा है बताओ भाई साहब। पिछले लेक्चर में ही हमने आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा था, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूले निकाले थे बताओ भाई। हमने वहाँ पे एक तो होल घनत्व निकाला, फिर होल घनत्व को हमने नेज अर्चालक में, एन अर्चालक में, पी अर्चालक में निकाला। उसके बाद में हमने क्या करा, फिर हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व निकाला, इलेक्ट्रॉन घनत्व को हमने नेज अर्चालक में निकाला, फिर एन में निकाला, फिर पी में निकाला। इस प्रकार हमने काफ़ी अच्छा डेरिवेशन किया था, मतलब मैंने आपको कह दिया था कि काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, और उसको देखो हमने 3 क्लास में पूरा किया था, आपको याद हो तो। मतलब उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट जो सीखने लायक है थियोटिकल वो भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है, वो भी काफ़ी शानदार थे। अब देखो आज का जो टॉपिक है वो भी हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, शानदार लगती है मेरे को। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन बात करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो आपको मज़ा देंगे। इस प्रकार से बात करते हैं अपन कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे। अब देखो बात करते हैं, जैसे आज अपन बात करेंगे हमारे पास में जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, उस अर्धचालक में विद्युत धारा की बात करेंगे अपन। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, धारा की बात करेंगे, तो विद्युत धारा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, हमने कल क्या समझा था। देखो यार, यहाँ पे चीज़ों को क्या करो, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको जो टॉपिक हैं आपस में इंटरलिंक लगेंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए लगेंगे आपको। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा की बात कर रहे हैं अपन। तो एक बात बताओ, ये जो टॉपिक है अपना, ये थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है किससे, जो हमने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा था, आवेश घनत्व पढ़ा था अभी अपन ने। आवेश घनत्व हमने क्या पढ़ा था, आवेश घनत्व हमने इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व पढ़ा था, ठीक है। तो एक बात मेरे को अब ये बताओ कि हमने यहाँ पे पीछे पढ़ लिया है कि हमारे पास अर्धचालक के अंतर्गत हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व दोनों मौजूद होते हैं। सही बात है कि नहीं है। तो वहां पे अब बात करते हैं अपन, अर्धचालक में विद्युत धारा किस प्रकार बहेगी, किस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह होगा, कैसे विद्युत धारा जनरेट होगी, किस प्रकार की जो कहानी है उसको आज समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास में जो विद्युत धारा बहेगी अर्धचालक में अंतर्गत, वो हमारे पास आवेश वाहकों के कारण बहेगी। अब एक बात बताओ, हमारे पास में अभी तक जब अपन ने यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ा है कि हमारे पास में जो विद्युत धारा होती है इसका प्रवाह कैसे होता है, विद्युत धारा रहती है वो मतलब बहती कैसे है, वो अपन को पता है कि हमारे पास में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन कारण होता है। इलेक्ट्रॉन गति करता है और हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है। ये अभी तक अपन ने पढ़ा है, मतलब 12th क्लास तक का जो बेसिक था हमारा, वो हमारा यहीं तक था। और हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि हमारे पास में विद्युत धारा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, इलेक्ट्रॉन कारण हुआ है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण हुआ है। इलेक्ट्रॉन यदि गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में यहाँ पे विद्युत धारा जनरेट हो जाती है। इसको अपन ने पढ़ा है अभी तक। अब यहाँ पे अपन ने अर्धचालक में कल पढ़ा है शानदार तरीके से कि हमने वहां पे देखा कि आवेश घनत्व, हमारे पास में जो आवेश घनत्व थे वो 2 प्रकार से थे। एक तो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, अर्थात हमारे पास में जो आवेश घनत्व थे वो किस किस के रूप में थे, एक तो था हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन था, और एक था हमारे पास में, बात करते हैं हमारे पास दूसरा किसके, होल के रूप में, अर्थात होल के रूप में, होल के रूप में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपसे कह दिया साफ साफ कि हमारे पास में जो अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास में विद्युत धारा बहेगी, जो विद्युत धारा जनरेट होगी वो हमारे पास में आवेश वाहकों के कारण होगी। और आपको मैंने बता दी है कि अर्धचालक में जो आवेश वाहक हैं वो 2 रूपों में उपस्थित होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक होल के रूप में। ये क्या है, हमारे पास में आवेश वाहक हैं। और देखो भाई, चीज़ों को मैं इस प्रकार से पढ़ाऊंगा ना, आपको अल्टीमेट तरीके से मजा आएगा और आपकी उंगलियों में रटा दूंगा एक एक चीज़ को, ये गारंटी मेरी है। बस आपका काम क्या है, इधर देखो स्क्रीन पे, शानदार तरीके से अल्टीमेट मजा आएगा।
ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो अर्धचालक होता है उसमें हमारे पास में जो आवेश वाहक होते हैं उनके कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। अब विद्युत धारा का निर्माण होता है तो हमारे पास आवेश वाहक कौन कौन से अर्धचालक में, हमने पढ़ा है कि हमारे पास में अर्धचालक में आवेश वाहक दो प्रकार से होते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है होल के रूप में होता है। तो आपको एक बात बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अब देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं, देखो सिंपल सा कि हमारे पास में जो अर्धचालक के अंतर्गत आवेश वाहकों के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी वो दो प्रकार से होती है। अर्थात हमारे पास में जो आवेश वाहक होते हैं, हमारे पास ये दोनों आवेश वाहक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल घनत्व होल, तो ये दोनों के कारण आवेश वाहकों के कारण हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, इस अर्धचालक में जो विद्युत धारा बहती है वो दो प्रकार से बहती है। विद्युत धारा दो प्रकार से बहेगी, देखो कौन कौन सी, इस प्रकार देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। फर्स्ट रहेगी अपनी अपवहन धारा। अब देखो आपके दिमाग में बत्ती जली होगी, कैसे? क्योंकि ये अपन ने पढ़ लिया है 12th में टॉपिक अपवहन धारा, लेकिन यहाँ पे अपन एक और पढ़ेंगे जिसका नाम है विसरण धारा। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं कि हमारे पास में बहुत ही शानदार टॉपिक है। क्या है हमारे पास टॉपिक? अर्धचालक में विद्युत धारा। हमने क्या कहा कि अर्धचालक में विद्युत धारा किस प्रकार बहेगी? आवेश वाहकों के कारण। तो हमने ये कहा कि आवेश वाहकों के कारण अर्धचालक में विद्युत धारा बहेगी, वो दो प्रकार से बहेगी, एक बहेगी अपवहन धारा, एक बहेगी विसरण धारा। तो अब यहाँ पे अपना जो पहला काम ये है कि अपवहन धारा क्या होती है और किस प्रकार बहती है, उसका डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला करेंगे। और आज के लेक्चर में अपन यहाँ पे अपवहन धारा पढ़ने वाले हैं अल्टीमेट तरीके से, और उसके अगले लेक्चर में अपन विसरण धारा को पढ़ेंगे। तो एक बात मेरे को ये बताओ सभी अपनी जगह पर बैठे बैठे कि आपको यहाँ तक समझ में आई कि ये कहानी मैंने आपको जो बताई है, यहाँ तक मैंने क्या कहानी बताई है? सिंपल सी बात आई है कि हमारे पास में यदि सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा बहती है तो हमारे पास में आवेश वाहक के कारण बहती है। अब आवेश वाहक हैं, चार्ज कैरिज हैं, तो चार्ज कैरिज हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉन, एक है हमारे पास होल, दोनों है। अब हमने क्या कहा कि हमारे पास जो चार्ज कैरिज हैं, आवेश वाहक हैं, उसमें अर्धचालक में हमारे पास विद्युत धारा बहेगी, सेमीकंडक्टर में जो धारा बहेगी वो दो प्रकार से बहेगी, एक तो है अपवहन धारा, एक है विसरण धारा। अब ये अपवहन धारा क्या होती है और विसरण धारा क्या होती है, अब इसके बारे में समझेंगे। पर ये यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कहानी समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं अगले पेज में और हेडिंग डालते हैं अपवहन धारा, उसको समझते हैं अल्टीमेट तरीके से। और ये डेरिवेशन आपने बिल्कुल डिट्टो डेरिवेशन अपन ने 12th क्लास में 5th चैप्टर में कर लिया है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था। विद्युत धारा का जो पार्ट था हमारे पास 6th and 7th चैप्टर था हमारे पास, तो 5th चैप्टर में अपन ने यहाँ पे इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, और हमने अपवहन धारा, अपवहन वेग की गणना करी थी। वीडी और आईडी की याद करो भाई, याद करो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तब कहाँ से याद आएगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है उनको जरूर याद आ गया होगा अपवहन धारा का बारा। ठीक है, वो का वो डेरिवेशन रहेगा बिल्कुल डिट्टो डेरिवेशन रहेगा, वो का वो, यानी इंच भर भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सेम डेरिवेशन करेंगे अपन। देखते हैं कैसे करते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं एक एक टॉपिक को, लेकिन वहां पे 12th क्लास में कुछ टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट थे वो कमजोर थे। अब यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट कितने हार्ड, मतलब स्ट्रांगली, और आपको मजा आएगा कॉन्सेप्ट को सीखने में। देखते हैं कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। आओ भाई, अभी सब हेडिंग डालेंगे अपवहन धारा। यहाँ पे हेडिंग डाल लो अपवहन धारा। फर्स्ट क्या डालेंगे, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं भाई, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अपवहन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, अपवहन धारा। इतना शानदार तरीके समझाऊंगा कि आपने आपकी जिंदगी में नहीं समझा होगा, इतना शानदार। ये अपन गारंटी लेते हैं, और ना समझोगे आप। तो अपवहन धारा के बारे में समझते हैं। पहले तो अपवहन धारा होती क्या है, किस प्रकार समझते हैं। किसी भी अर्धचालक में यदि हमारे पास में कुछ सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, यदि उसके अंतर्गत अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिए जाएं, यदि उसके अंतर्गत अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें, अरे सीधी बात कहो भाई, बैटरी लगा दी अपन ने। क्या कर दी, उसके अर्धचालक में हमने क्या कर दिया, बैटरी को संयोजित कर दिया, बैटरी को लगा दी। ये तो अपन फिजिक्स की बात हम बोल रहे हैं कि अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर डायग्राम के माध्यम से जो चीज़ समझ में आएगी ना आपको, वो ऐसे थ्योरेटिकली आपको समझ में नहीं आएगी। तो चलिए भाई साहब, तो चलिए यहाँ पे एक डायग्राम अपन बना देते हैं। तो चलिए ये अपन एक डायग्राम यहाँ पे बना देते हैं।
यहाँ पे अपन ने क्या करा कि एक अर्धचालक की छड़ ली अपन ने, इस प्रकार देखो ये छड़ ली अपन ने यहाँ पे, ये है इस प्रकार, ये यहाँ पे अपन ने एक छड़ बना दी है इस प्रकार। अरे सेम काम अपन ने यहाँ पे 12th में किया था, अब याद करने की कोशिश करो यार, अब तो आ गया होगा आपको याद है। तो हमने क्या करा, एक छड़ ली है ये अर्धचालक की, हमने क्या देखा कि इसके अंतर्गत देखो इलेक्ट्रॉन भी हैं इस प्रकार से और हमारे पास होल भी हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सुनो, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं इस प्रकार और इसमें होल भी मौजूद हैं। तो हमने क्या कर दिया कि कोई अर्धचालक है उसके ऊपर यानी कि उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए। अगर इस पर अपन ने क्या कर दें, सिंपल सी बात है, बैटरी को कनेक्ट कर दें। यहाँ पे देखो ये बैटरी हमने जोड़ दी है इस प्रकार। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, जैसे ये कर दिया अपन ने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित, ठीक है। तो हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, उसके बाद में क्या हुआ देखो, आवेश वाहक गति करने लगते हैं। हमारे पास में आवेश वाहक क्या है यहाँ पे बताओ भाई, आवेश वाहक है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन है और होल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, देखा होगा थोड़ा ध्यान से, हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आपको भी पता है और मेरे को पता है जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे पास क्या करेंगे बताओ, जो नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति रहेगी इस प्रकार रहेगी, आगे की तरफ, आगे की तरफ रहेगी। और आपको भी पता है यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो हमारे पास में जो धारा बहेगी वो इधर बहेगी, इधर बहेगी। यानी कि हमारे पास में बात करते हैं, देखो मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो दिशा है वो इधर है, सबकी दिशा किधर है, इधर, पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। समझने की कोशिश करना, अल्टीमेट मजा आएगा। पॉजिटिव की तरफ है तो यहाँ पे हमारे पास जो धारा बहेगी, आपको भी पता है और मेरे को पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत में हमारे पास धारा बहती है। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन करंट बहेगी अर्थात आई एन बहेगी, उसकी जो दिशा रहेगी वो इधर रहेगी, साफ सी बात है। आई एन का मतलब क्या है, एन, आई एन जो धारा है एन है वो इलेक्ट्रॉन करंट धारा है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो होल के कारण होगी, हमारे पास में जो होल हैं हमारे पास, इनकी जो, अब देखो होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास, आपको साफ सी बात है, हमारे पास जो होल हैं इनकी दिशा उधर होगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ होगी। क्यों, क्योंकि अपन बात करते हैं हमारे पास जो ये नेगेटिव सिरा जुड़ा हुआ है इधर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दिशा रहेगी वो इसकी इधर रहेगी। यानी कि हमारे पास में जो यहाँ पे करंट रहेगा आईपी, आईपी मतलब होल के कारण धारा, इसकी जो दिशा रहेगी वो हमारे पास किधर रहेगी, इधर रहेगी। अर्थात हम बात करते हैं कि इसमें टोटल करंट बहेगा, जो बहेगा वो हमारे पास आई एन प्लस में आई पी बहेगा। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, मेरे को तो एक बात ये बता दो, फिर उसके बाद में बताता हूँ अपव्यय धारा क्या होती है। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि अपव्यय धारा क्या होती है। अपव्यय धारा वह धारा होती है जब किसी अर्धचालक पर अपन बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, बैटरी लगाते हैं, तो हमारे पास में जो आवेश वाहक होते हैं वो गति करने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण परिपथ में विद्युत धारा का चालन हो जाता है और यह विद्युत धारा अपव्यय धारा कहलाती है और यह प्रक्रिया अपवाह कहलाती है। आगे बात समझ में, तो क्या कहा मैंने, सिंपल सी बात है, ये जो पूरी कहानी है मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा दी है। ये क्या है, हमारे पास अर्धचालक का डायग्राम है, अर्धचालक का डायग्राम है जब हमारे पास में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है। आगे बात समझ में भाई, देखो आप थोड़ी अच्छी आदतें डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम के नीचे आपने कुछ नहीं लिखा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने यहाँ पे स्टार लगा के अगर इधर ऐसे लिख दिया कि चित्र हमारे पास किसका है, ये अर्धचालक का है जब हमारे पास विद्युत क्षेत्र आरोपित किया हुआ है, तो एग्जामिनर के ऊपर एक तरीके से एक पॉजिटिव बल काम करेगा, मतलब पॉजिटिव फोर्स लगेगा उसके ऊपर कि आप इसको नंबर दो, ज़्यादा दो इसको, ठीक है। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार हमने यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र को आरोपित कर दिया है और हमने क्या देखा कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र को आरोपित करने के बाद में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ गति करेंगे, होल हमारे पास नेगेटिव की तरफ आकर्षित होंगे। तो क्या देखा, हमारे पास जो आवेश वाहक है वो गति करने लगे, आवेश वाहक गति करेंगे तो धारा बहेगी, उसको अपवन धारा कहेंगे। और आपने देखा कि इसकी धारा मतलब विद्युत धारा की जो दिशा रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, इधर की तरफ रहेगी। तो हमारे पास में टोटल जो करंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, आई एन प्लस में आईपी रहेगा। तो ये कहानी बताओ, यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? यहां तक मेरे हिसाब से आपने आज तक अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए कि गारंटी के साथ में हमारे पास में आपको यहां पे समझ में आ गया होगा।
आ गया होगा गारंटी इस चीज़ की। तो हमने क्या कहा था, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो हमारे पास जो करंट का मान रहेगा इधर रहेगा वो आई एन रहेगा, और इधर से जो करंट आएगा हमारे पास वो क्या रहेगा, आई पी रहेगा। सिंपल सी बात है। और हमारे पास में इसको इधर भी दर्शा सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, साफ सी बात है, ठीक है। और हमारे पास में ये देखो इस प्रकार यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि हमारे पास जो होल है इधर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, अपन ने इसको समझा दी, अल्टीमेट तरीके से समझाया है, अल्टीमेट तरीके से। बताओ इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहाँ पे अपन ने 12th क्लास में समझा था, आपको याद हो तो, कि हम यहाँ पे जो हमारे पास में जो अर्धचालक है इसकी जो छड़ ले रहे हैं अपन, हमारे पास में जो अर्धचालक की बेलनाकार जो छड़ है, हमने क्या करा है बताओ, हमारे पास में ये डायग्राम समझ लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे अपन इसका मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको कि मैंने इसके बारे में कोई थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। जो कहानी मैंने बताई है बस केवल यही कहानी वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में लिखी हुई है, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है वहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं गणितीय विश्लेषण की। तो गणितीय विश्लेषण बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। कैसे, क्योंकि गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत ही ये डायग्राम बनेगा। मतलब अपवन धारा है, अपवन धारा तो क्या है, सिंपल वहाँ पे परिभाषा वहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन वो जो अपवन धारा की जो परिभाषा है वो इस डायग्राम के माध्यम से आपको अल्टीमेट समझ में आई या नहीं आई, मेरे को तो बताओ, क्योंकि ये डायग्राम बनाना जरूरी था। अब ये डायग्राम सेम टू सेम बनेगा किसमें, गणितीय विश्लेषण में, यहाँ पे बनेगा। तो मैं इसको यही बना दिया, पहले ही बना दिया, ठीक है। तो गणितीय विश्लेषण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपन को, मतलब वही बात है, शादी में बैंड जरूरी है, उसी प्रकार यहाँ पे गणितीय विश्लेषण करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल जो पार्ट है उसको जरूरी है। तो क्या लिखेंगे बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसको ही लिख देंगे। हमने यहाँ पे क्या माना है, आपने 12th क्लास में देखा होगा कि हमने यहाँ पे एक बेलनाकार छड़ मानी है, किसकी, अर्धचालक की मानी है। अब ये बेलनाकार छड़ है, ये बेलनाकार छड़ है, इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं तो हमारे पास में इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, याद करो, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला देखो, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए माना था, आपको याद हो तो याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमारे पास ए है, ठीक है। और हमारे पास में जो ये छड़ है, हमारे पास जो ये छड़ मानी है अपन ने बेलनाकार, इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, एल है, ये अपन ने मान ली थी। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है यहाँ पे, गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत से जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये यहाँ पे उसका काम कर रहे हैं अपन। वैसे थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, अल्टीमेट तरीके से मिल जाएगा वहाँ पे आप उसको जाके देख लेना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बताओ, फटाफट बताओ। यहाँ पे अपन ये करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास जो छड़ है, अर्धचालक की जो छड़ है उसकी लंबाई एल है और हमारे पास उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, ठीक है। इतना काम कर दिया इसकी लंबाई। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि अर्धचालक में आवेश वाहक का कार्य क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्ड करते हैं। अब हमारे पास में बेलनाकार छड़ में वही बैटरी लगा देंगे और संयोजित कर देंगे, इसके कारण हमारे पास आवेश वाहकों में हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। मतलब वही कहानी मैंने आपको पहले बता दी है, ये कहानी मैंने आपको पहले बता दी क्योंकि यहाँ पे अपवन धारा को समझाने में इसकी आवश्यकता पड़ गई थी। आगे बात समझ में, मतलब ये कहानी जो यहाँ पे हो रही है ना, ये पूरी कहानी आपको यहाँ लिखनी है गणितीय विश्लेषण के अंतर्गत। आपको नंबर चाहिए पूरे तो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी लिख देनी है, जहां से स्टार्ट हो रही है वही यहाँ पे अपन ने बेलनाकार छड़ ली, इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ये है, इसकी लंबाई ये है, उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया, उसके बाद में ये मतलब यहाँ पे धारा बही कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होल हैं, उनके कारण धारा बहेगी, आई एन बहेगी, आई पी बहेगी, टोटल धारा कितनी रहेगी, आई बराबर आई एन प्लस में आई पी। मतलब ये पूरी कहानी आपको लिख देनी है। अब उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें आएगा मजा, इसमें आएगा मजा। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन स्टार्ट होती है कैसे करेंगे, देखो 12th क्लास को याद करो, वहां पे भी अपन ने सेम काम किया था। देखो इस प्रकार लिखेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे गणितीय विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना डायग्राम की तरफ। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो माना, लेट करा अपन ने, माना एकांक आयतन में, माना एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हमारे पास मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या ये कितनी है हमारे पास, वो है n है। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन ना लें, अपन यहाँ पे साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम की जो टर्म्स है उनका भी उपयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बोलने की, आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं अपन यहाँ पे, कि उस एक पर यूनिट, यानी कि अपन बस बात करते हैं यहाँ पे इस जैसे पर यूनिट एक आयतन अपन ने ले लिया, एक पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं अपन, एकांक आयतन की बात करते हैं कि उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारे पास, वो हमने क्या माना,
इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मान रहे हैं अपन। एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या क्यों आ रही है, मैंने आपको समझाया था कि अपन बात कर रहे हैं हमारे पास में जो चालन बैंड होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन भाई एक एक चीज का कारण मिलेगा तो मजा आएगा। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, n है। तो हमने ये संख्या मान ली, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान ली। उसी प्रकार देखो अपन क्या मानेंगे, माना हमारे पास में जो एकांक आयतन है, माना हमारे पास में जो एकांक आयतन है, उस एकांक आयतन में उपस्थित जो होलों की संख्या होगी, उपस्थित हमारे पास में जो होल होंगे, होल की जो संख्या होगी वो हमने क्या मानी, वो हमने मान ली n नहीं p मानेंगी, n नहीं p मानेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास में एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और हमारे पास में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों मतलब मुक्त होलों की जो संख्या है वो कितनी है हमारे पास, मुक्त होल नहीं कहेंगे, होल कहेंगे ओनली। माना एकांक आयतन में उपस्थित होलों की संख्या कितनी है, p है। इतना अपन ने मान लिया था। अब उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो बेलनाकार छड़ है, हमारे पास बेलनाकार जो अर्धचालक की छड़ है, बेलनाकार जो छड़ है उसका आयतन कितना है, बेलनाकार छड़ का आयतन बताओ भाई कितना है। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाइट की बात करते हैं, LBH की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास में एरिया है और लेंथ है, तो एरिया और लेंथ का जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारे पास वॉल्यूम होता है, आपको भी पता है। तो हमारे पास एरिया क्या है, A है, और हमारे पास लेंथ कितनी है, L है। तो हमने क्या कर दिया, इसका जो आयतन हो गया हमारे पास कितना हो गया, AL हो गया। इतनी कहानी कर दी। उसके बाद में देखो ये कहानी अपन डिट्टो करें भाई। देखो मेरे को तो पता है, हमने जो 12th क्लास में पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था कि हमने पास में जो बिल्कुल यही पढ़ाया था पवन धारा के बारे में, ये काम किया था, बिल्कुल सिंपल सा करा है अपन ने। बेलनाकार छड़ के आयतन कितना है, AL हो गया, हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n हो गई और होलों की संख्या p होगी। आगे क्या करा था अपन ने, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास में जो बेलनाकार छड़ है, बेलनाकार जो छड़ है उस छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश की बात करते हैं, टोटल चार्ज की बात करते हैं, कुल आवेश की बात करते हैं। तो आपको ये लाइन तो दिखी नहीं, मैंने अब क्या बोली है, इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसके लिए तो माफी चाहते हैं भाई साहब। सुनो दोबारा सुनो वापस, हमारे पास में जो बेलनाकार छड़ है, बेलनाकार छड़ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कुल आवेश की बात करते हैं अपने पास। तो क्या होगा बताओ, मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवेश की बात करते हैं तो यहां पे लिखते हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाई में अपन क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है मल्टीप्लाई में कर देंगे आवेश कितना है, E यहाँ पर आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाई में इलेक्ट्रॉन करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करेंगे यहाँ पे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, देखो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार सुनो, इस पॉइंट को समझो वापस, इस पॉइंट को वापस समझो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे पास में ये बेलनाकार छड़ है, इस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनके कारण हमारे पास कितना आवेश आया है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है हमारे पास उसको, और इलेक्ट्रॉन के जो हमारे पास आवेश है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में कुल आवेश यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अर्थात देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में Qn, यानी क्या है हमारे पास, ये टोटल आवेश है Qn। ये क्या होगा हमारे पास में, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी हमारे पास, देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है हमारे पास, और हमारे पास एरिया कितना है, आयतन कितना AL है। तो अपन इसको अगर एरिया मतलब आयतन और इसको संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो कितना आ जाएगा, देखो NaL आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारे पास में E हो जाएगा, आवेश हो जाएगा E इलेक्ट्रॉन का। तो ये हमारे पास में ये कहानी आपको समझ में आएगी। ये तो अपन ने 12th क्लास में किया था, डिट्टो काम किया था। ठीक है, तो हमने ये कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ फटाफट। ये कहानी क्या है, कुछ नहीं करा अपन ने, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n मानी है, और हमारे पास होलों की संख्या वो p है। उसके बाद में बेलनाकार छड़ का जो आयतन है वो AL है। कैसे, हमारे पास भाई अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल A है और हमारे पास उसकी लंबाई L है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो AL है, उसका आयतन आ गया। उसके बाद में क्या देखा कि बेलनाकार छड़ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है हमारे पास E है, उसके कारण जो कुल आवेश है उसके पास वो कितना आया, तो Qn बराबर कितना आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है, और हमारे पास आयतन कितना AL है, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास देखो कुल आवेश की बात कर रहे हैं, तो आवेश किसका निकालना, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे जो कहानी है मेरे को बताओ यहाँ पे तक समझ में आई कि नहीं आई, बताओ फटा। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे अपन ने Qn का मान निकाल लिया,
अब क्यू एन का मान निकाल लिया, अब हमें क्या चाहिए, हमें अपव्यय धारा चाहिए। आपको भी पता है कि हमारे पास धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है कि नहीं होता, बताओ आई बराबर क्यू अपॉन में टी होता है नहीं होता, धारा का मान आई बराबर क्यू अपॉन में टी, मतलब प्रति सेकंड में प्रभावित होने वाले जो हमारे पास आवेश होते हैं वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। हमारे पास देखो हमने क्यू का मान निकाल लिया है, आई का मान हमें चाहिए, अपॉन में टी कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस ये कहानी अपने 12th में करी थी, तो अपन ने आवेश का मान निकाला था और यहाँ पे आई बराबर क्यू अपॉन टी जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू रखी है, अपव्यय धारा का मान आ जाएगा। सिंपल सा बस ये काम किया था अपन ने। तो यहाँ पे क्या किया, देखो सिंपल सा काम अपन ने किया है कि यहाँ पे अपन ने अपनी जो अभी अपन ने जो आवेश का मान निकाला कितना आया था बताओ, कुल आवेश का मान क्यू एन बराबर हमारे पास आया था एन ए एल और ई आया था, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, हम जानते हैं धारा की परिभाषा से, धारा की परिभाषा से। अब देखो मैं आपको 1% भी रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें चाहिए अपव्यय धारा। आपको भी पता है कि अपव्यय धारा क्या होती है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। भाई धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होती है। उसके बाद हमें क्यू आवेश की चाहिए, आवेश की मात्रा चाहिए हमें, हमारे पास में आवेश चाहिए। आवेश कहाँ से आएगा, अभी जो कॉन्सेप्ट समझा था वहां से अपने पास, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो आप। ये हमारे पास आवेश का फॉर्मूला आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवेश का फॉर्मूला आप किस प्रकार जनरेट करते हो। अगर आप आवेश का फॉर्मूला जनरेट कर देते हो तो आपको पूरी कहानी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर धारा की परिभाषा क्या कहती है बताओ, आई एन बराबर क्या होगा कि हमारे पास में यहाँ पे क्यू एन है, अर्थात हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हमारे पास है, हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो आवेश है वो क्यू एन है। उसी प्रकार हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा रहेगी हमारे पास वो रहेगी आई एन रहेगी। ठीक है, तो आई एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, आई एन बराबर आ गया हमारे पास क्यू एन अपॉन में क्या आ गया हमारे पास टी, कितना आ गया, टी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ में हमारे पास क्या कर देंगे, इसको टी कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझो। उसके बाद में क्या करा अपन ने, देखो थोड़ा ध्यान समझो कि आई एन बराबर हमारे पास क्या है, एन इसकी वैल्यू रख दो कि एन ए, ठीक है, एन ए, और बात करते हैं हमारे पास कितना आ गया, देखो एल अपॉन में ई और अपन में क्या आ गया, टी आ गया। और आपको पता है हमारे पास में, बताओ भाई वेग क्या होता है, भाई वेग क्या होता है, मेरे को एक बात आप बता दो, वेग क्या होता है। हमारे पास में वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि अपन इसको एल लिख सकते हैं और टी लिख सकते हैं, क्या बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर अपन एल अपॉन टी कर दें तो एल अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं अपन, वी एन लिख सकते हैं, इस प्रकार की यहाँ पे भाषा में कहें तो आई एन बराबर हमने क्या करा कि हमारे पास जो एल अपॉन में टी है उसको अपन ने क्या लिख दिया, वी एन लिख दिया, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने एन ए, यह आ गया एन ए और वी एन और ई आ गया। तो इसको सिंपली अपन लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखते थे अपन बताओ, ए एन ई। यहाँ पे अगर अपन बात करें इसको कैसे लिखते थे आपको याद हो तो, इसको लिखते थे अपन ए एन ई इंटू वी डी। तो यहाँ पे वी डी की बात करें तो यहाँ पे वी एन लिख देंगे। ठीक है, तो आई एन बराबर कितना आ गया हमारे पास, आई एन बराबर आ गया हमारे पास ए एन ई वी। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, ये हमारे पास में अपव्यय धारा का बीजीय व्यंजक कहलाता है। और अपन ने याद करो 12th क्लास में हमारे पास में जो ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पे लिख दो, समीकरण 2 है हमारे पास, वो अपवहन धारा का, अपवहन धारा का बीजीय व्यंजक कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब एक बात बताओ, अपन ने वहाँ पे 12th क्लास में आपको याद हो तो हमने इसको कैसे याद किया था, आई डी बराबर ए एन इंटू वी डी करा था, याद कराओ तो हमने डी लगाया था सब स्क्रिप्ट में। तो डी किसके लिए था, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए था। बस बात बराबर ही है, यहाँ पे आप डी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमने यहाँ पे जो अपव्यय धारा निकाली है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण निकाली है, अर्थात आई एन के कारण निकाली है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण निकाली है। तो आई एन अपन सब स्क्रिप्ट में ले लिए यहाँ पे, क्योंकि अपन ने थोड़ा स्टैंडर्ड अपन ने क्या करा है, मेंटेन किया है। भाई अपन सेकेंड ईयर में है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और 12th में कुछ अंतर तो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे अपन ने आई डी की जगह क्या यूज ले लिया, आई एन का उपयोग कर लिया। वैसे आप यहाँ पे आई डी का उपयोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट करंट को शो करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेंटेन अपन ने क्या करा, थोड़ा अपन स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्या आ गया, एन आ गया। बस ये कहानी है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद में एक बात बताओ मेरे को, इसके बाद में एक बात आप मेरे को ये बताओ, इसके बाद में एक बात बताओ मेरे को, फटाफट अपन ने बहुत से काम किए थे इसके बाद में, आपको पता हो तो हमने यहाँ पे निकाला था धारा घनत्व। तो अब फटाफट मेरे को बता दो, सबसे पहले अपन निकालेंगे धारा घनत्व। तो ये फॉर्मूला आ गया अपने पास आई का क्या आ गया, आई एन बराबर ए एन ई इंटू वी एन आ गया हमारे पास। तो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, क्या है हमारे पास है
अपव्यय धारा का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब देखो फटाफट काम करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, आग लगा देंगे आग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे धारा घनत्व की। तो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बता दो, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व होता है J बराबर I अपॉन में A होता है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं N की, तो N लगा दो सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमारे पास में देखो IN का मान कितना है, फटाफट बता दो। हमारे पास ANE इंटू VN है, तो फटाफट पहले लिखो JN बराबर क्या होगा हमारे पास, ANE VN अपॉन में A से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में जो JN का वेन आ गया, ऊपर कर दो इसको, JN का जो मान आ गया हमारा, धारा घनत्व का जो मान आ गया हमारे पास, बताओ कितना आ गया, NeVN आ गया। तो ये निकाला था अपन 12th में भी, याद करो, ये निकाला था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया, JN बराबर NE इंटू VN आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये हमारे पास धारा घनत्व का बीजीय व्यंजक कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा था, आराम से आपको याद हो तो। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास में देखो अपव्यय वेग अपन बात करते हैं। हमारे पास में देखो, अब देखो याद रखो, थोड़ा सा याद करो, याद करने की कोशिश करो भाई, याद करने की कोशिश यहाँ पे करो। और यहाँ पे याद करो, अपन यहाँ पे अपव्यय वेग की गणना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपन 12th क्लास से याद करो, ये कॉन्सेप्ट का यूज ले रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास में अपवहन वेग, जिसको अपन VD से दर्शाते थे, यहाँ पे दर्शाएंगे VN से। अपवहन वेग समानुपाती होता था किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो हमने क्या देखा था कि अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र होता है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो यदि हमारे पास समानुपाती इस तरह करता है, तो म्यू आता है, म्यू एन, यहाँ पे क्या आता था, म्यू डी आता था, आपको याद हो 12th क्लास में, म्यू डी, और उसको अपन बोलते थे गतिशीलता, मोबिलिटी। तो अपन बात करते हैं, देखो म्यू एन बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, V अपॉन मी, अर्थात अपने पास विद्युत क्षेत्र और हमारे पास VN का यानी कि VD का, अपव्यय वेग का जो हमारे पास में अनुपात रहता है, वो क्या रहता है, हमारे पास में गतिशीलता कहलाती है। अब फटाफट चलो भाई, फटाफट चलो, अपन यहाँ पे बात करते हैं आगे, आगे भी चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में खतरनाक तरीके से, खतरनाक कॉन्सेप्ट के साथ में आगे चलते हैं अपन। ठीक है, आगे चलोगे फटाफट। हमारे पास में ये वैल्यू क्या निकाली अपन ने, देखो धारा घनत्व की वैल्यू निकाल ली JN बराबर। ठीक है, और हमने यहाँ पे हमारे पास में म्यू एन की गतिशीलता की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाली है, हमने इस प्रकार से। आगे चलो भाई, फटाफट आगे चलो। अभी देखो अपन ने क्या निकाला है, फटाफट बताओ मेरे को, फटाफट यहाँ पे बताओ। हमारे पास में फॉर्मूला क्या आया था, अभी हमारे पास में जो JN का फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, NE और क्या आया था, VN आया था, आपको याद हो तो। अभी लेकिन अपन ने क्या कहा यहाँ से कि हमारे पास में जो VN होता है वो होता है म्यू ई, म्यू एन मल्टीप्लाई में होता है E। तो यहाँ पे आप यहाँ पे रख सकते हो, वैल्यू रख दो भाई फटाफट। हमारे पास में जो JN की वैल्यू आ गई, हमारे पास किसके रूप में आ गई, देखो ये हमारे पास है NE, और VN की जगह रख दिया अपन ने, क्या रख दिया, म्यू NE। तो हमारे पास में ये क्या है, धारा घनत्व है, अभी तक मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में है। देखो सिंपल सी बात है। लेकिन इसी प्रकार अपन बात करें, इसी प्रकार अगर अपन बात करें, देखो ये तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, अभी तक अपन ने बात करी सिंपल मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण। लेकिन अभी यदि अपन बात करें होल धारा, अगर अपन बात करें होल धारा की बात करें, होल धारा घनत्व की बात करें, तो बताओ क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। जहाँ पे N है वहाँ पे P लगा दो, P बराबर में क्या आ जाएगा, देखो PE, ठीक है, और म्यू P और E आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, होल धारा घनत्व आ गया। अभी तक अपन ने याद हो तो आपको, केवल हमने इलेक्ट्रॉन की बात करी है, केवल N की बात करी है। लेकिन अपन बात करी इसी प्रकार, यहाँ पे बात करें कि हमारे पास होल धारा घनत्व क्या होगा, होल के कारण धारा घनत्व क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, JP बराबर हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें कि कुल धारा घनत्व की बात करें, यदि आपको पता हो तो, यदि अपन बात करें कुल धारा घनत्व की बात करें, तो आपको पता है यहाँ पे धारा घनत्व किस किस प्रकार से आएगा। हमारे पास में जो टोटल आएगा, J टोटल बात करते हैं, JT बराबर अपन बात करते हैं, हमारे पास में वो किसके कारण होगा, JN प्लस में JP होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा और एक हमारे पास होल के कारण धारा घनत्व होगा। ये अपन ने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था, आपको याद हो तो। हमने केवल सिंपल किसके कारण पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट के कारण पढ़ा था, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के कारण ही पढ़ा था, होल के कारण नहीं पढ़ा था। ये अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन सेकंड ईयर में। तो यहाँ पे देखो JT बराबर, J टोटल बराबर कितना आ गया हमारे पास में, वही हमारे पास में NE, म्यू NE प्लस में वही आ गया PE और म्यू P और E आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में देखो यहाँ पे E और E कॉमन आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में कॉमन आ रहे हैं, तो इसको ले लो। यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, देखो N और म्यू N प्लस में ये आ गया P, म्यू P, हमारे पास में क्या आ गया E, ये आ गया हमारे पास में, इसको बाहर कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ आपको पता है हमारे पास में ओम का नियम का जो सूक्ष्म रूप होता है, याद करो यार। अब देखो, अब 12th क्लास का जो मैटर है वो आपको काम आ रहा है यहाँ पे, और वो आपको भाई देखो पढ़ा था आपने तो याद आ रहा होगा आपको गारंटी के साथ में। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या होता है, ओम के नियम का, देखो कितना शानदार चैप्टर था वो भी वहां पे 12th क्लास में। ओम के नियम का सूक्ष्म रूप बताओ भाई। ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप था वो आपको याद आ रहा हो तो ये इस प्रकार था,
हमारे पास में जे बराबर में सिग्मा ई, इसको अपन ने प्रूफ भी किया था वहाँ पे। तो जे बराबर क्या है, सिग्मा ई होता है। तो यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे जे टी है, टोटल है हमारे पास, वो कितना है हमारे पास में, एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी ई है हमारे पास है। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, जे का मान रख देते हैं यहाँ पे। देखो जे का मान रखेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ पे जे का मान रखेंगे अपन, ये रख देंगे सिग्मा ई। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा ई आ जाएगा, और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ गया, देखो एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी, ठीक है, और ई, और ये आ जाएगा। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में जो सिग्मा आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे सिग्मा क्या है, चालकता है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या क्या गणना कर लिया, यहाँ पे धारा घनत्व की गणना कर ली, यहाँ पे अपन ने गतिशीलता की गणना कर ली, यहाँ पे अपन ने क्या करा, देखो होल के अंदर धारा घनत्व ज्ञात करा, टोटल धारा घनत्व ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद हमने चालकता भी ज्ञात कर ली। चालकता बराबर कितनी आ गई, देखो हमारे पास में चालकता बराबर आ गई एन म्यू एन प्लस में पी म्यू पी आ गई हमारे पास, और मल्टीप्लाई में ई भी आ गया। तो हमारे पास में ये क्या आ गई, चालकता आ गई, ये हमारे पास में चालकता आ गई। अब देखो अपन बात करते हैं हमने क्या क्या निकाला। हमने यहाँ पे धारा घनत्व की बात करी, धारा घनत्व निकाल दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे चालकता के बारे में बात कर ली, और हमने यहाँ पे बात कर ली किसके बारे में, हमने धारा अपव्यय धारा निकाल दी। तो यानी कि हमने यहाँ पे पूरा काम कर लिया। यानी कि अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे सिंपली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे यार। देखो अगले लेक्चर में आते ही फिर अपन थोड़ा सा इसमें थोड़ा बदलाव करेंगे। बदलाव करने का मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पे देखो अपन ने जो जो फॉर्मूले निकाले हैं उसको याद रखो। यहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। देखो देखो एक तो ये फॉर्मूला हो गया अपने पास एन का मान, एन का मान एक तो ये हो गया, यानी कि सिग्मा का मान हमारे पास क्या आया है, म्यू एन प्लस में पी म्यू पी। अरे याद करने का क्या बात है इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन के लिए है तो एन म्यू एन, और होल के लिए है तो पी म्यू पी, और बाहर क्या है ई है हमारे पास। ये तो हो गया हमारे पास क्या है, चालकता का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में हमारे पास जो हमारे पास कुल धारा घनत्व था जे टी, यानी कि टोटल जे टोटल, आप टी लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जे टी बराबर कितना आ गया हमारे पास, एन म्यू एन प्लस में म्यू पी म्यू पी, और ये हमारे पास, तो ये आ गया धारा घनत्व, तो टोटल धारा घनत्व। उसके बाद में अगर बात करें होल के कारण, तो ये आ गया उसके कारण। तो ये सब काम करेंगे। अब जैसे मान लो अपन ने यहाँ पे बात करेंगे अपन, देखो जैसे कि एन अर्धचालक के लिए बात करी, तो एन अर्धचालक में आप याद करो, एन अर्धचालक में याद करो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व था हमारे पास में, जैसे बात करिए अपन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास जो आवेश घनत्व था, याद करो हमने एन की वैल्यू निकाली थी, आपको पता हो तो एन पी की वैल्यू निकाली थी। तो बस वही रखेंगे यहाँ पे, वही यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, बस अपन कुछ काम नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन काम करेंगे कल। ये जो फॉर्मूला निकालने अपन ने चालकता का निकाला है, ठीक है, अभी धारा का निकाला है, तो उन सब के अंतर्गत अपन ये काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने चालकता निकाली है। अब चालकता का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोधकता, तो वन अपन सिग्मा क्या होता है, रो होता है। तो इस प्रकार अपन ने चालकता के साथ प्रतिरोधकता भी ज्ञात कर लेंगे, तो अपना कल करेगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, ईमानदारी से बताओ आज का जो टॉपिक वो समझ में आया नहीं आया। आज अपन ने पढ़ा सिंपल कि हमारे पास जो अर्धचालक होता है उसमें धारा कैसे बहती है। तो हमने देखा कि धारा हमारे पास चार्ज कैरिज के कारण बहती है, आवेश वाहक के कारण बहती है। तो दो आवेश वाहक हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और होल हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल के कारण हमारे पास यहाँ पे जो धारा प्रवाह होगी हमारे पास दो प्रकार से होगी, एक तो होगी अपवहन धारा और एक होगी विसरण धारा। अपवहन धारा होती है वो कब होती है, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, हमारे पास छड़ है, अर्धचालक की जो छड़ है उसमें बाहर हमने क्या कर दिया, एक विद्युत स्रोत, एक विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो उसके कारण यहाँ पे अप्लाई होगा अब अपवन धारा। और विसरण धारा होगी वो बिना किसी कारण से होगी, मतलब उस पर अपन विद्युत धारा अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करेंगे, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, वो इंटरेस्टिंग है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो अपन ने अभी पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में 12th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ वो चैप्टर। तो यहाँ पे बात करते हैं, आज के में इतना पढ़ा, उसके बाद हमने सिंपल वही 12th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करा, हमने वही वहाँ पे अपवन धारा का मान निकाला। अपवन धारा के बाद में हमने वहाँ पे संबंध देखो, हमने पढ़ लिया था 12th क्लास में कि हमारे पास में जो अपवन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो वहाँ पे हमने गतिशीलता निकाली, गतिशीलता के बाद विद्युत धारा घनत्व निकाला होल के रूप में। उसके बाद में सिंपल अपन ने क्या कर लिया, वहाँ पे टोटल धारा घनत्व निकाला। तो वहाँ से अपने टोटल धारा घनत्व को निकालने के बाद में अपने यहाँ पे ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या होता है, जे बराबर सिग्मा ही होता है, तो वैल्यू रखी और हमने चालकता का मान निकाल लिया। और चालकता का उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे प्रतिरोधकता आ जाएगी, बस बात बराबर ही है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आते ही इसी को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, देखो एन अर्धचालक में बात करेंगे चालकता की, पी में बात करेंगे तो किस प्रकार वैल्यू चेंज होती है, जो हमने आवेश घनत्व पढ़ा था पीछे वहां पे वैल्यू रखेंगे एन ऑफ एन, एन ऑफ पी और पी ऑफ एन, पी ऑफ पी, इस प्रकार की वैल्यू रखेंगे। भाई इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा, ठीक है।